अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्क इन एनर्जी। इसका पहला टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड सेकंड टॉपिक इज़ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स में हम ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। बच्चों घर में अगर या नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमने कोई वर्क डन किया, हमने कोई काम किया। नो, फिज़िक्स की टर्म में अगर हम बात करें तो दैट इज़ डिफरेंट। फिज़िक्स की टर्म में व्हाट इज़ वर्क डन, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करती है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, तो दैट इज़ नोन एज वर्क डन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन कैसे होगा, तो बच्चों देखो ब्लॉक है, कंसिडर करो एग्जांपल एक ब्लॉक की जो यहाँ पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है और ये एक बच्चा है जो उस ब्लॉक को खींच रहा है, तो ड्रैग करेगा, स्टार्ट करेगा वो पॉइंट ए से और एज अ रिज़ल्ट वो जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स लगाने की वजह से वो जो ब्लॉक है वो कवर करेगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में नज़र आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और पॉइंट बी पे जाएगा। इट मीन्स कि उस बच्चे के फोर्स लगाने की वजह से वो ब्लॉक मूव करता करता पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, दैट मीन्स उसने कुछ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब अगर आपको याद हो बच्चों, जब हम स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल करते हुए व्हाट वी डिड, वी रिजॉल्व द वेक्टर और वेक्टर फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स दैट वर एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। और ये भी हमने देखा था कि हमारा जो वर्क डन के केस में हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्वॉल्व है, एफ कॉस थीटा इन्वॉल्व है, एफ साइन थीटा इन्वॉल्व नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या थी वो हमने उस टाइम पे डिस्कस की थी बच्चों। तो हमारे पास वर्क डन की इक्वेशन क्या आती है, दैट इज़ W इज इक्वल टू एफ डॉट डी और एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब ये एफ कॉस ऑफ थीटा अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं तो एफ कॉस ऑफ थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या डिस्टेंस कवर कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स का जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है दैट इज़ नोन एज एफ कॉस थीटा। जैसे यहाँ डायग्राम से क्लियर है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है और जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है दैट इज़ एफ कॉस थीटा। तो दैट्स वाई वी विल से कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो आपका ये कंपोनेंट इन्वॉल्व है दैट इज़ एफ कॉस थीटा और सिमिलरली वर्क डन की वैल्यू हमें मिलेगी एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम बात करें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, तो बच्चों कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, मींस कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आपकी फोर्स हमेशा सेम रहेगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। आपने अगर एक ब्लॉक उठाना है, आपने कोई ईंट उठानी है या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है, आपने उठाया, उठा के उसको रख दिया, दैट्स इट, आपकी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स वेरी नहीं कर रही। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखो बच्चों तो उसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये प्रोडक्ट है, अगर हम अब फोर्स लगाने की वजह से अगर हमारी बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और जो हमारा फोर्स की कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है जो उसकी डायरेक्शन में है दैट इज़ नोन एज वर्क डन, दैट इज़ नोन एज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं, हम दो एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि एक तो हमने देखा कि बच्चा है वो गाड़ी को एक डायरेक्शन में ड्रैग कर रहा है, तो उसकी ड्रैग करने की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, फोर्स का कंपोनेंट उस पर इन्वॉल्व हो रहा है और कोई समहाउ डिस्टेंस कवर हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। पहले तो एग्जाम्पल हमने ये देख ली। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बच्चों बात करें तो कॉमनली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर कोई बंदा पानी की बाल्टी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखता है तो डेली लाइफ में उसको भी यही कहा जाता है मैंने कोई काम की है। लेकिन अगर हम फिज़िक्स के टर्म में बात करें बच्चों तो दैट इज़ नॉट वर्क। वाई दैट इज़ नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ फिगर में आपको क्लियर है कि आपकी फोर्स जो एरो से आपको रिप्रेजेंट की जा रही है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन और वेलोसिटी आपको क्या दिखा रही है कि आपकी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी बंदे ने बाल्टी उठाई, ज़मीन पर पड़ी थी उसने उठा ली
उठा के वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि जो एंगल बनेगा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. Why? Because the force and the motion are perpendicular to each other. That gives us the value of theta is equal to 90 डिग्री. और अगर हम 90 डिग्री को cos में पुट करें तो हमारा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. दैट शोज अस दैट वर्क डन इज 0. अब उसने उठाया तो है, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, पॉइंट ए से बाल्टी को उठा के पॉइंट बी पे रखा, लेकिन बाल्टी के उठाने में और उसके मोशन में दोनों के फोर्स लगने और मोशन के दरमियान जो एंगल था दैट वाज इक्वल टू 90 डिग्री. एज अ रिजल्ट हमारा वर्क डन क्या हो गया? 0. अब एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जिसमें एक बच्चा है या कोई आदमी है, वो फोर्स लगा रहा है दीवार पे. अगर वो दीवार पे फोर्स लगा रहा है तो उसकी जितनी मर्जी वैल्यू ऑफ फोर्स हो, एज अ रिज़ल्ट दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो हम नहीं कह सकते कि इस केस में भी कोई वर्क डन हुआ है. क्यों नहीं कह सकते? इसलिए बच्चों कि फोर्स तो यहाँ पे है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है. दीवार पे जितनी मर्जी फोर्स लगाई जा रही है, दीवार अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही. इट मीन्स कि दीवार के ऊपर फोर्स तो लग रही है लेकिन वो दीवार अपनी जगह छोड़ के पॉइंट ए छोड़ के पॉइंट बी पे जा ही नहीं रही. दैट मीन्स कि उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही. तो जब हम डी की वैल्यू को 0 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी में, दैट विल गिव अस 0 वैल्यू. तो अब यहाँ इन 3 एग्जाम्पल से बच्चों एक बात तो हमें क्लियर हुई कि एक तो जो पहली एग्जाम्पल थी जिसमें बच्चा गाड़ी को खींच रहा था या ब्लॉक को खींच रहा था, उसमें हमें क्या समझ आया कि हमारी जो फोर्स है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है. मीन्स कि हमारा फोर्स वेक्टर और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है. जब पैरेलल होंगे तो उस केस में हमारे थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? 0 डिग्री के. और cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 1 आती है. दैट मीन्स कि कोई ना कोई सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क वहाँ पे होगा. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमारी फोर्स और मोशन आपस में परपेंडिकुलर थे. जब परपेंडिकुलर थे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई और हमारे पास एज अ रिजल्ट वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई. अगेन इन द नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हो गया? फोर्स तो हमारे पास लग रही थी, हमारा फोर्स का कोई इश्यू नहीं है. मसला किस चीज़ पे आ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी. तो हमें इन तीनों एग्जाम्पल से पता क्या चला बच्चों कि एक तो हमारे पास वर्क होने के लिए, वर्क करवाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगनी चाहिए, और दूसरी क्या कंडीशन है कि फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी डिस्टेंस भी ट्रैवल करे, कोई डिस्टेंस भी अकर हो उसमें, तब हम कह सकते हैं कि हमारे उस बॉडी के अंदर, हमारे उस बॉडी ने कोई वर्क डन किए या उसकी वजह से कोई वर्क हुए. फिज़िक्स की टर्म में हम तब ये बात कह सकते हैं. अब बच्चों अगर हम वर्क की यूनिट्स देखें तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन ऑफ वर्क है दैट इज़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वहाँ से हमें वर्क की यूनिट्स आसानी से पता चल जाती हैं. फिर फोर्स की यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन. और डिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर. दैट मीन्स वर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर. अब न्यूटन मीटर को जाउल कहा जाता है. अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, जाउल की डेफिनेशन को, तो दैट इज़ वर्क इज सेड टू बी 1 जाउल when a force of 1 Newton acts on a body and it covers a displacement of 1 meter in the direction of applied force. यानी अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, कितनी? 1 न्यूटन. किसी भी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और उस 1 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से हमारी बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे, उसी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो उस केस में हम कहते हैं कि हाँ ये 1 जाउल वर्क हुआ. ठीक हो गया बच्चों? अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इन सारी बातें जो भी हमने की हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उस केस में हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है. इसके लिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट को और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं अपनी फोर्स को. अब हमारा टारगेट था कि हमने एक ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर फोर्स लगानी है, तो वो हमारा मूव करे पॉइंट ओ से लेके पॉइंट आर तक, इतना डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर अकर होना चाहिए. अब फोर्स की वैल्यू जैसे हमने बात की कि कांस्टेंट फोर्स है, तो इट मीन्स कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो अब इस तरह के जो भी केसेस होते हैं हमारे पास जिस पे कोई भी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो उस केस में बच्चों हमें हमेशा ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलती है. अब हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू की पॉइंट पी से लेके
पॉइंट क्यू तक लगातार हम उस पर फोर्स लगाते रहे, लेकिन हमारी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने कोई ब्लॉक उठाना था तो मैं उसके ऊपर मेरी 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और ग्राफ में आपको पता है बच्चों, स्केल्स बने हुए होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। तो मैं सपोज करती हूँ कि पी के ऊपर मेरी वैल्यू 20 न्यूटन है। तो अब वो 20 न्यूटन पॉइंट ओ से लेके पॉइंट आर तक उसको डिस्प्लेस करने के लिए 20 न्यूटन लेके 20 न्यूटन ही मेरी फोर्स थ्रू आउट द जर्नी रहेगी। मीन्स पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक मेरी फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब अगर इस पॉइंट को मैं आपस में एक्स एक्सिस के साथ मिलाऊं तो व्हाट आई गेट दिस रेक्टेंगल शेप। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी कोई इस तरह का ग्राफ हो जिसके अंदर आपका ये कर्व कोई बन रहा हो, कोई एरिया आ रहा हो, तो एरिया अंडर द कर्व को हमेशा हम वर्क डन के इक्वल लेते हैं। हमेशा एरिया अंडर द कर्व को हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से हमें वर्क डन की वैल्यू कैसे मिलती है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये पी और क्यू के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ओ और आर के दरमियान में जितने पॉइंट्स हैं इनके साथ एफ डॉट डी ही बनेगा। आपके पास क्या बनेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वर्क डन की। अब अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एज वी स्टडीड दिस थिंग इन चैप्टर नंबर 2 दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं बतानी होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हमें चाहिए होती। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि हाँ मेरा 5 जॉउल वर्क हुआ है, ये नहीं कि 5 जॉउल वर्क मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है या 5 जॉउल वर्क मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, नथिंग लाइक दैट। So work is a scalar quantity. It requires only magnitude for its description. सेकेंड पॉइंट इज थीटा अगर हमारा या एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री देन वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली बच्चों इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा कि हमारे पास एफ कॉस थीटा किसके इक्वल है, हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है। इट मीन्स कि हमारी 0 से लेके 90 डिग्री तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी थीटा की, आप उनमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देखो कॉस की इक्वेशन में, तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है कि कोई ना कोई वर्क डन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हुए। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करूँ, दैट इज पॉइंट नंबर 4, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री गिव्स अस द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वर्क डन। इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसकी एग्जांपल है नेगेटिव वर्क डन है, अगर आर है थीटा ग्रेटर देन 90 है तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री और एनी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। उस केस में बच्चों एग्जांपल उसकी क्या हो सकती है, देखो सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, कोई भी व्हीकल है दैट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब बॉडी मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही है। वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स हो सकती है, वो कोई ज़्यादा अमाउंट में फोर्स हो सकती है, कम अमाउंट में हो सकती है, बेशक नेग्लिजिबल अमाउंट में फोर्स हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स हमेशा एक्ट कर रही है। बॉडी अगर फॉरवर्ड मूव कर रही है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो उस केस में बच्चों अगर एंगल को आप एज्यूम करो तो एक चीज़ आगे जा रही है और उसी की बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, तो दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो कॉस 180 को अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो दैट विल गिव यू -1। इट मीन्स कि हम ये नहीं कहेंगे कि इस केस में हमारा वर्क डन हुआ ही नहीं, वर्क डन तो हुआ लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। येस वी स्टडीड दिस इन दिस एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पे हमारा फोर्स और मोशन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। मीन्स थीटा 90 डिग्री था, ये बंदा बाल्टी उठा के एक जगह से दूसरी जगह तो रख किया, लेकिन उसके मोशन और फोर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री था। इस वजह से हमने ये नहीं कहा फिजिक्स के टर्म में कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। 5वां पॉइंट क्या है बच्चों, हमने क्या किया, हमने वर्क डन की यूनिट्स फाइंड की, दैट इज इक्वल टू जॉउल, एंड 1 जॉउल वाज इक्वल टू व्हेन 1 न्यूटन of force is applied on a body and the body covers a distance of 1 meter in the direction